हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, संपूर्ण विश्व कोविड-19 की महामारी से गुजर रहा है और अपना देश भी लंबे समय से लॉकडाउन से गुजर रहा है। इस बीच आप सबकी स्कूली शिक्षा की जो पढ़ाई है वो लंबे समय से बाधित हुई है। होम एग्ज़ाम भी आपके रद्द कर दिए गए और बोर्ड की परीक्षाएं भी अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है। इस कड़ी में मुझे आपसे भरोसा है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वाध्याय कर रहे होंगे और स्वाध्याय करना भी अति आवश्यक है। यदि नहीं भी कर रहे हैं तो आज से शुरू कर दीजिए, चाहे कक्षा प्राइमरी का विद्यार्थी हो चाहे 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हो। जब हम क्या करते हैं, रीडिंग करना पढ़ना छोड़ देते हैं, तो बीच में जब पढ़ना हम छोड़ देते हैं तो उस अंतराल में हमारी पढ़ाई बाधित होती है और हम क्या करते हैं, धीरे धीरे पूर्व ज्ञान को भूलते जाते हैं। इसलिए हमें पढ़ाई निरंतर करना है। हमें इस कोविड-19 से भयभीत नहीं होना है, हमें निरंतर हमारी पढ़ाई जारी रखना है। तो आपकी इस स्वाध्याय की कड़ी में हल्का सा सबल प्रदान करने के लिए, थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन करने के लिए मेरे YouTube चैनल से आज से आपके साथ लाइव वीडियो के मार्फत मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। तो आज की इस वीडियो की हम विधिवत शुरुआत अभी करेंगे। हमारा पहला चैप्टर रहेगा हिंदी भाषा व व्याकरण परिचय। इसमें हम आज की वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। किसी भी भाषा को यदि हमें जानना है तो उसे जानने से पहले हमें क्या करना है, उसके बेसिक स्वरूप को समझना आवश्यक है। हमें पूर्ण समग्रता तक पहुंचना है, उससे पहले बेसिक स्वरूप को, कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके लिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, बात करें हिंदी की तो हिंदी क्या है? हिंदी भाषा है। तो हम बात करते हैं कि भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा शब्द ये कहाँ से आया। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि ये धातु क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, धातु नाम आते ही हमें चले जाना है मूल भाषा में। कहाँ जाना है? मूल भाषा में। और हमारी मूल भाषा रही है संस्कृत। हमारी मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत में ये धातु रूप चलते हैं और उन्हीं धातु रूपों के साथ ना लगने से हमारी हिंदी का क्या बन जाता है? क्रिया रूप बन जाता है। हिंदी का क्रिया रूप बन जाता है। हमने बात की संस्कृत भाषा की, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहीं छोड़ते हैं। इसकी चर्चा हम आगामी कक्षाओं में जरूर करेंगे। भाई, संस्कृत से और हिंदी का क्या जुड़ाव रहा है, कहाँ से बात शुरू होती है, वो आगामी कक्षाओं में हम बात करेंगे। आज इस बात को यहीं छोड़ते हैं। हमें केवल यही बात ध्यान में रखनी है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब आपके जहन में ये सवाल भी आया होगा कि विचार क्या है। तो विचार मानव मन की क्या है? ए ध्वन्यात्मक इकाई है। ए उपसर्ग लगा है, ध्वनि शब्द है और आत्मक साथ में मूल शब्द भी जुड़ा है। अब ए हमेशा ही नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ए नहीं के अर्थ में होता है ध्वनि है। तो आत्मा का वह रूप जिसमें क्या न हो, ध्वनि न हो, अर्थात जहां आवाज नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ए ध्वन्यात्मक इकाई कहते हैं। और वही इकाई क्या होती है? मानव मन का विचार होता है। मनुष्य के हृदय के हो विचार होते हैं। इस विचार से ही हमारी भाषा की क्या बनती है? परिभाषा बनती है, जिसे हम छोटे से एक कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयत्न करेंगे। माना कि ये एक क्या है? व्यक्ति है और इधर भी ये एक व्यक्ति है। अब ये दोनों व्यक्ति आपस में अपने विचारों का क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। ये व्यक्ति अपने मन के भाव और विचार इस व्यक्ति तक पहुंचाता है और ये दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति तक अपने मन के भाव और विचार पहुंचाता है। ये दोनों ही व्यक्ति अपने विचारों का लेन देन करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं,
जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं ये साधन या माध्यम ही क्या कहलाएगा? ये साधन ही प्यारे विद्यार्थियों भाषा कहलाएगा। तो बिल्कुल सरल परिभाषा है, आपको लाइनों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल क्या याद रखना है? हमें केवल 2 शब्द ये याद रखने हैं, माध्यम या साधन। माध्यम भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, साधन भी लिखा हुआ मिल सकता है। यानी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने मन के भाव विचार जिस साधन के मार्फत क्या करता है, एक दूसरे तक पहुंचाने का जो क्रम चलता है, ये साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हमारे सामने लिखी हुई है कि मनुष्य अपने मन के भावों को या विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करता है उसे ही भाषा कहा जाता है। तो विद्यार्थियों हमें केवल ये 2 शब्द ही क्या करने हैं? ध्यान में रखने हैं, बाकी लाइनें रटने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। केवल 2 शब्द हमें ध्यान में रखने हैं, एक तो साधन या माध्यम। मनुष्य अपने मन के, अर्थात हम सब मनुष्य हैं, व्यक्ति मनुष्य हैं, तो एक व्यक्ति या मनुष्य क्या करता है? अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वो साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा की कड़ी को यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, वैसे तो स्कूली शिक्षा में इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके अनिवार्य हिंदी के अंदर एक चैप्टर चलता है छोटा सा, जिसके अंदर हमें पढ़ना पड़ता है। 2 नंबर का चैप्टर है और वहाँ पर हम इस भाषा के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और नंबर भी 2 के हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों से संबंधित हम बात करें तो हमें भाषा की थोड़ी सी विशेषताओं की भी जानने की आवश्यकता रहती है। साथियों, BSTC और प्री PTET वाला जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन दोनों में भी आपको इस प्रकार के प्रश्नों से सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस प्रश्नों पर भी हल्का सा ध्यान दीजिए। हम भाषा की विशेषता की यहाँ बात करेंगे। भाषा की विशेषता की बात करें तो हमारे सामने पहले विशेषता है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। अर्जित शब्द है, इस पर आपको ध्यान देना है। आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि भाई अर्जित है, अर्जित का मतलब प्राप्त करना होता है, अर्जन करना, तो हम कहाँ से अर्जित करेंगे, प्राप्त करेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अर्जित शब्द है, ये समाज से आता है। भाषा का अर्जन कहाँ से होता है? समाज से होता है। और समाज से होता है कैसे? अनुकरण के द्वारा होता है। अनुकरण के द्वारा समाज से हम क्या करते हैं? भाषा का अर्जन करते हैं, भाषा वहाँ से हम सीखते हैं। अब समाज से जब अर्जन होता है तो हमारे सामने दूसरा बिंदु निकल करके आता है कि भाषा एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगली बात करें हम तीसरे बिंदु की, तो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा का कोई निर्धारित अंतिम स्वरूप नहीं होता है। निरंतर भाषा विकास करती है और उसमें नए नए विषय विशेषज्ञ जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं और नए नए नियम इसमें आते रहते हैं। यानी भाषा क्या है? हम चौथे बिंदु में देखेंगे कि भाषा परिवर्तनशील है। तीसरा बिंदु था, उससे ही हमारे सामने चौथा बिंदु निकल करके आया है कि भाषा क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। अगली बात करें हम 5वें विशेषण की, तो है भाषा का मानक स्वरूप होता है। हर भाषा का, चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे उर्दू की बात करें, चाहे अंग्रेजी की बात करें, सब में ही भाषा का निर्धारित क्या रहता है? मानक स्वरूप रहता है, जो समय समय पर निर्धारित किया जाता है। उसमें बदलाव होता रहता है। वो अंतिम स्वरूप तो नहीं कहा जा सकता, पर मानक रूप होता है, कुछ समय के लिए वो चलता है। उसमें निर्धारित वर्णों की वगैरह संख्या सब तय होती है। तो यहाँ तक हमने बात की केवल भाषा के शाब्दिक अर्थ की, भाषा की परिभाषा की, और ये 5 छोटे छोटे बिंदु हमने लिखे भाषा की किसकी? विशेषता की हमने बात इसमें की है। अब हम बात करने वाले हैं भाषा के विकास क्रम की। अगला हमारा बिंदु रहेगा भाषा का विकास क्रम, जिसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में।
विकास क्रम का मतलब है भाषा का विकास कैसे होता है, मनुष्य जन्म के बाद भाषा को किस प्रकार सीखता है, उसका क्या क्रम रहता है, ये हम इस सेशन में बात करेंगे। हमारा बिंदु रहेगा भाषा का विकास क्रम। साथियों, इस विकास क्रम को ही भाषा की क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। कौशल के नाम से भी इसे जाना जाता है, भाषा का विकास क्रम, और इसे हम कौशल भी कह सकते हैं। तो भाषा के अंदर किसी भी भाषा में, चाहे अंग्रेजी की बात करो, चाहे संस्कृत की बात करो, चाहे हमारी हिंदी की बात करो, सभी के अंदर भाषा के कौशल होते कितने हैं, भाषा के कौशल 4 होते हैं। कौशलों की संख्या कितनी है, कौशलों की संख्या 4 है। हम बात करते हैं पहले कौशल की, तो पहला कौशल है सुनना। पहला कौशल कौन सा है, सुनना है। सबसे पहले मानव क्या करता है, सुनना सीखता है, जिसे हम मानव का क्या कह सकते हैं, जन्मजात गुण भी कह सकते हैं। सुनना मानव के अंदर क्या है, एक जन्मजात गुण पाया जाता है। ये हमारा भाषा का पहला कौशल है, पहला विकास क्रम है। मानव जन्म के बाद क्या करता है, सबसे पहले सुनना सीखता है। श्रवण इंद्री जो होती है उसका विकास सबसे पहले हो जाता है। सुनने के बाद हम यदि दूसरे बिंदु की बात करें तो सुनने के बाद हम सीखते हैं बोलना। सुनने के बाद हम क्या सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। ये हमारा रहेगा दूसरा कौशल। और जब हम बोलना सीख जाते हैं तो बोलने के बाद हम क्या करते हैं, पढ़ना भी सीख लेते हैं। बोलने के बाद पढ़ना हमारा बिंदु रहता है। बोलने के बाद पढ़ना, और पढ़ने के बाद हम क्या सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। तो ये हमारे भाषा के क्या रहते हैं, 4 कौशल रहते हैं। तीसरा और ये चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमारे भाषा के क्या हैं, 4 कौशल हैं। सबसे पहले हम सुनना सीखते हैं, फिर हम बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं, और उसके बाद लिखना सीखते हैं। छोटी छोटी परीक्षाओं में इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो हमें सब जगह यही ध्यान रखना है। केवल एक नाम आता है, मैडम मारिया मोंटेसरी नामक एक महिला है, उस विशेषज्ञ ने इसके क्रम को थोड़ा सा बदलने का काम किया। उसने 4 नंबर को 3 की जगह और 3 को 4 की जगह लिखने का काम किया। मगर यदि उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका नाम साथ में आता है। यदि मारिया मोंटेसरी का नाम साथ में नहीं आता है तो हमें यही ध्यान रखना, सीधा प्रश्न आए कि भाषा का कौशल क्रम रहेगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही भाषा के कौशल चलते हैं। तो अच्छी तरह से इन 4 शब्दों को हमें ध्यान में रखना है और 4 के क्रम को भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आगे चर्चा करने वाले हैं भाषा के प्रकारों की। भाषा के प्रकार कितने होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा के प्रकार यूँ तो आजकल किताबों में 2 ही लिखे हुए मिलते हैं, लिखित और मौखिक। मगर भाषा के प्रकार कितने होते हैं? भाषा के प्रकार होते हैं 3। कितने प्रकार हैं? भाषा के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार होगा मौखिक भाषा, दूसरा प्रकार रहेगा लिखित भाषा, और तीसरा जो प्रकार है वो हमारा रहेगा सांकेतिक भाषा। लिखित, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये भाषा के 3 प्रकार रहते हैं, जिसके बारे में केवल हम मौखिक चर्चा इसमें थोड़ी सी कर लेते हैं। बाकी हम आगामी सेशन में, आगामी कक्षा में देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मौखिक का मतलब है बोलना। मेरे पास जो जितना ज्ञान था मैं बोल करके आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। मैं मेरे विचारों को बोल करके आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ और आप सुन करके उसे क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। उसे हम मौखिक भाषा कहते
हैं। इसकी परिभाषा आप सुन लीजिए यदि लिखना चाहते हैं तो, कि जब व्यक्ति अपने मन के विचारों या भावों का आदान प्रदान बोल करके प्रकट करता है और सामने वाला सुन करके क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो होती है मौखिक भाषा। बात करें हम लिखित भाषा की तो इसकी परिभाषा, जब व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान या लेन देन क्या करता है, लिख करके प्रकट करता है और सामने वाला पढ़ करके क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और बात करें सांकेतिक भाषा की तो सांकेतिक भाषा के अंदर हम बात कर सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को लिख करके या बोल करके दोनों ही रूपों में ना प्रकट करते हुए क्या करता है, किसी संकेत के मार्फत प्रकट करता है, तो उसे हम सांकेतिक भाषा का रूप कहते हैं। इस प्रकार भाषा के ये 3 रूप रहते हैं। पहले में मौखिक में हम बात करें तो रेडियो समाचार है, मोबाइल फोन पर बात करना है, कोई साक्षात्कार इंटरव्यू है, नेताओं की भाषण वगैरह है, वो सब किस में आते हैं, मौखिक भाषा में आ जाते हैं। ये इसके उदाहरण आ जाते हैं। बात करें लिखित भाषा की तो लिखित भाषा के अंदर पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, और आपकी जो शिक्षण सामग्री होती है, पाठ्य पुस्तकें, वो भी किस में आती है, लिखित भाषा के अंदर ही आती है। बात करें सांकेतिक भाषा की तो सांकेतिक भाषा के अंदर हम बात कर सकते हैं यातायात के जो नियम होते हैं पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के, वो नियम सारे किस में आते हैं, इसमें ही आते हैं। सीटी का बजाना है, घंटी का बजाना है, इस प्रकार के ये संकेत जो होते हैं, क्रिकेट खेल के अंदर एम्पायर के जो संकेत हैं, ये सब सांकेतिक भाषा के रूप में माने जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटी सी बात थी, हमने भाषा की शब्द की व्याख्या की, उसके बाद हमने भाषा की परिभाषा समझी, उसके बाद हमने भाषा के कौशलों की बात की, भाषा की विशेषताओं की 4-5 बिंदुओं की भी हमने चर्चा की, और अब हमने बात की भाषा के प्रकारों की, जो 3 होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आगामी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, अब आपको क्या करना है, मेरे इस वीडियो को देखना है, समझना है, ये तो काम करना ही है। इसके साथ साथ हमारे चैनल को आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर घंटी वाला जो बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा आगामी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कर देना, जिसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो के लिंक को क्या कर दीजिए, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में भेज दीजिए, प्रेषित करने का काम कर दीजिए। और आपके फेसबुक पेज पर भी आप क्या कर सकते हैं, मेरे इस लिंक को साझा करके अपने साथियों तक या अपने विद्यार्थियों तक क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इसी आशा के साथ आप सबको पुनः नमस्कार। जय हिंद।